अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी साहित्य का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हिमालय की बेटियाँ और जिसके लेखक का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी की ज्येष्ठ पूर्णिमा को वर्तमान मधुबनी जिले के सतलखा में हुआ था। यह उनका ननिहाल था, अर्थात मामा का गांव था। उनका खुद का गांव, पैतृक गांव जिसको हम कह सकते हैं, वो था दरभंगा जिले का तरौनी। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र था और माता का नाम उमा देवी। नागार्जुन के बचपन का नाम ठक्कन मिश्र था। क्यों पड़ा वो हम आपको बताते हैं। गोकुल मिश्र और उमा देवी को लगातार 4 संतानें हुई और असमय ही वे सब चल बसी, अर्थात वे चारों असमय ही गुजर गईं। संतान ना जीने के कारण गोकुल मिश्र अति निराशापूर्ण जीवन में रहे थे। अशिक्षित ब्राह्मण गोकुल मिश्र ईश्वर के प्रति आस्थावान तो थे, स्वाभाविक रूप से थे ही, पर उन दिनों अपने आराध्य देव शंकर भगवान की पूजा ज़्यादा ही करने लगे थे। वैद्यनाथ धाम जाकर बाबा वैद्यनाथ की उन्होंने यथाशक्ति उपासना की और वहाँ से लौटने के बाद घर में पूजा पाठ में भी समय लगाने लगे। फिर जो 5वीं संतान हुई तो मन में यह आशंका थी, पनपी की 4 संतानों की तरह ये भी कहीं हमें ठग कर ना चली जाए। अतः इस ठग कर शब्द के कारण इनका नाम पड़ा ठक्कन। काफ़ी दिनों के बाद इस ठक्कन का नामकरण हुआ और बाबा वैद्यनाथ की कृपा प्रसाद मानकर इस बालक का नाम वैद्यनाथ मिश्र रखा गया। अर्थात नागार्जुन का जो असली नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र। उन्हें नागार्जुन बाद में नाम दिया गया। तो ये था नागार्जुन का जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में। अब हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि नदियों को देखा तो था, परंतु दूर से देखा था। दूर से वे बहुत गंभीर, शांत और अपने में ही खोई हुई प्रतीत होती हैं। एक संभ्रांत महिला की तरह, अर्थात शांत और सुशील महिला की तरह दिखाई देती हैं। उनके प्रति मेरे दिल में बहुत ही आदर है, श्रद्धा है। किनके प्रति? नदियों के प्रति। आगे लेखक कहते हैं, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाना भी बहुत पसंद है। जिस प्रकार हम या कोई भी बच्चा अपनी दादी, मामी, मासी की गोद में खेलता है, ठीक उसी प्रकार नदियों में डुबकी लगाना भी ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे कि हम किसी बड़े बुजुर्ग की या किसी बड़े की गोद में खेल रहे हों। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने आई। मैं हैरान था कि ये दुबली पतली गंगा, ये यमुना और ये सतलज समतल मैदानों में जाकर कितना विशाल रूप ले लेती हैं। लेखक का कहना यहाँ ये है कि जब उन्होंने हिमालय पे इन नदियों का गंगा, यमुना, सतलज, इनका जो रूप देखा, वहां ये बिल्कुल पतली धारा के रूप में थी। परंतु जब वो समतल मैदान में, एक समान मैदान में पहुंचती हैं तो वहां उनका एक विशाल रूप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत बड़ा क्षेत्र मिल जाता है फैलने के लिए और बहने के लिए। इनका उछलना, कूदना, खिलखिलाकर हंसना, इनकी यह भाव भंगिमा बहुत ही सुंदर होती है या देखने लायक होती है। भाव भंगिमा अर्थात उनका जो बॉडी का उस समय पोस्चर होता है मैदान पर, वो देखने लायक बनता है। बहुत ही सुंदर दृश्य या नजारा होता है। इनका यह उल्लास ना जाने कहाँ गायब हो जाता है मैदान में आकर। वो सब कहाँ खुश होती हैं? हिमालय में, जो वो झरझर करके बह रही होती हैं, एक झरने के रूप में या एक पतली धारा के रूप में होती हैं, तो वहां उनका ऐसा लगता है कि वो खिलखिलाकर हंस रही हैं। परंतु जब वो समतल मैदान में आती हैं तो विशाल रूप लेने के बाद बिल्कुल शांत हो जाती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ
तो किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतूहल नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। फिर आगे लेखक कहते हैं कि मैंने छोटी बच्चियों को भी खेलते देखा है, मैंने फूल की कलियों को भी देखा है, परंतु इतना मुझे आश्चर्य कभी नहीं हुआ जितना इन नदियों की बाल लीला अर्थात बचपन की। बचपन कहाँ है इनका? हिमालय में। वहां हिमालय में इनकी बाल लीलाओं को देखकर मुझे आश्चर्य होता है। वो इतने अच्छे तरीके से वहां पर रहती हैं कि समझ ही नहीं आता कि ये समतल मैदान पे जाकर इतना शांत कैसे हो जाती हैं। उनकी वो बाल लीला बहुत ही चंचल और बहुत प्यारी होती है। आगे लेखक कहते हैं, कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसे ये पाना चाहती हैं, ना जाने ये इतनी बेचैन क्यों रहती हैं। लेखक कहते हैं कि ये रुकती ही नहीं, हिमालय से समतल मैदान और आगे कई कई क्षेत्रों में बढ़ती जाती हैं। ये कभी रुकती नहीं, ना जाने इनका कौन सा एक ऐसा लक्ष्य है, एक एम बना रखा है जिसे ये पाना चाहती हैं। इन्हें बेचैन देखकर बड़ा ही अजीब लगता है कि कब इनका वो लक्ष्य पूरा होगा। फिर आगे लेखक कहते हैं, अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय तृप्त नहीं हुआ तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा पाएगा। लेखक कहते हैं कि इनके इतने बड़े विशाल पिता अर्थात हिमालय, हिमालय को नदियों का पिता कहा गया, तो जब ये हिमालय की गोद में खेलती है तब इनकी प्यास नहीं शांत हुई, तब इनको इनके हृदय को शांति नहीं मिली, तो ना जाने वो कौन सा स्थान होगा जहां पर जब ये पहुंचेंगी तो इनको शांति मिलेगी, ये शांत होंगी और इनका बहना या इनका चलना बंद होगा। कब वो स्थान आएगा। आगे लेखक कहते हैं कि बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर आधिक्यताएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। वो कहते हैं ये कई क्षेत्रों से निकलती हैं, इनकी सुंदरता भी देखते बनती है। ये कभी छोटे छोटे घास के मैदानों से निकलती है, कभी ऊंची नीची घाटियों से निकलती हैं, कभी समतल मैदानों से निकलती हैं। तो इनकी जो चंचलता है वो देखते ही बनती है, इनकी जो लीला है वो देखते ही बनती है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो कहाँ पहुंचती हैं? बड़े बड़े पेड़ों के जंगलों के बीच से भी निकलती हैं। जैसे कि कुछ पेड़ों के नाम दिए गए हैं, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल, ये सब पेड़ों के नाम हैं। इनके बने जंगलों के बीच से नदियां गुजरती हैं। उसके बाद जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें अपनी बीती बातें याद आने लगती हैं, अपना बचपन याद आने लगता है। तो वो क्या करती हैं? कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी ये नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। अर्थात अब हिमालय बूढ़ा हो चुका है, उनकी ये जो बेटियां हैं ये बहुत शैतानी करती हैं, बहुत चंचल हैं, तो ना जाने वो इनको संभालने के लिए कितना सिर पीटते होंगे। ये अपनी चंचलता में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में निकल जाती हैं। बड़ी बड़ी चोटियों में से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय इनके पास और रखा ही क्या है। अर्थात बड़ी बड़ी चोटियां अर्थात सबसे ऊंचा हिमालय ही है और वो ही इनका पिता है, तो इसके सिवा और इन्हें क्या चाहिए। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, ये सारी नदियों के नाम हैं जो कि हिमालय की छोटी बड़ी बेटियां हैं। ये सारी जो नदियों के नाम मैंने अभी अभी लिए, ये सब इनका उद्गम स्थान कहाँ से है? हिमालय से है। अर्थात ये हिमालय से निकली हैं, कोई बड़े रूप में है, कोई छोटे रूप में है, इसलिए इन्हें हिमालय की छोटी बड़ी बेटियां कहा गया है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं है। लेखक कहते हैं ये स्वयं में कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल से एकत्र हुई हैं। हिमालय में जो बर्फ जम जाती है, जब वो पिघलता है तो वो पानी का रूप लेता है। तो वही लेखक ने कहा है कि ये दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल से एकत्र हुई हैं। अर्थात ये हिमालय के जो बर्फ है वो पिघल कर किनका रूप ले लेता है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र का। अर्थात ये स्वयं में इनका कोई भी मायने या कोई भी अस्तित्व नहीं है। आगे एक एक बूंद इकट्ठा हुई और इन नदियों का रूप ले लिया। फिर कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र
जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अर्थात ये सारी नदियां बहकर अंत में कहाँ जाकर मिलती हैं? समुद्र से मिलती हैं। तो लेखक ने कल्पना की कि जो हिमालय है वो पिता है, जो नदियां हैं वो बेटियां हैं, और जो जो नदियां जाके समुद्र में मिली हैं वो समुद्र उनका पति है, अर्थात हिमालय का दामाद है। इसलिए हिमालय की बेटियों का उसने हाथ थाम रखा है। फिर आगे है, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आए कि बूढ़े हिमालय की गोद में ये बच्चियां बनकर कैसे खेला करती हैं। लेखक कहते हैं कि जिनने सिर्फ इन नदियों का दर्शन समतल मैदानों वाले घाटों में किया है, तो वो इनकी चंचलता को नहीं समझ सकते। जिनने हिमालय में इनका रूप देखा है या जिनने उद्गम स्थान में इनका रूप देखा है, वो इनकी चंचलता को समझ सकते हैं कि हिमालय की ये बेटियां कितनी चंचल और कितनी शैतान हैं। फिर माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, परंतु मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वह रूप ही हिमालय, ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में झिझक नहीं होगी। वो कहते हैं कि जो लोग हिमालय या पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, जहां से इन नदियों का उद्गम स्थान है जहां पर, तो उन लोगों के लिए इनको देखना शायद कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि वो रोज ही देखते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हम जबलपुर में निवास कर रहे हैं तो हम नर्मदा को रोज देखते हैं, पर उसके समतल रूप में, है कि नहीं? तो वही लेखक समझा रहे हैं कि जो उनके स्थान के आसपास रहते हैं उनके लिए उन्हें देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो सामान्य लोग उन नदियों का दर्शन हिमालय में जाकर करेंगे उनके लिए वो बहुत आश्चर्य और बहुत खुशी की बात होगी। उनका वहां इस रूप को देखना कहीं भी कहना झूठा नहीं होगा कि ससुर दामाद है, जो हिमालय है वो ससुर है और जो समुद्र है वो दामाद है। वहां इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। आगे लेखक कहते हैं कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। कालिदास ने मेघदूत नाम का एक संग्रह लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था, वेत्रवती अर्थात बेतवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही खुश होगी। अर्थात अभी लेखक ने नदियों को बेटियों का नाम दिया, अब महाकवि कालिदास ने नदी को प्रेयसी अर्थात प्रेम करने वाले का नाम दिया। तो हर किसी ने नदियों को अपने अपने हिसाब से उपाधि दे दी, किसी ने माँ की, किसी ने बेटी की, किसी ने प्रेयसी की। फिर है, यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई, और शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतक रूप पसंद आया होगा। ये इस चैप्टर के लेखक किसके लिए कह रहे हैं? महाकवि कालिदास के लिए कह रहे हैं कि नदियों का ये रूप शायद महाकवि कालिदास को भी पसंद आया होगा, इसलिए उन्होंने प्रेयसी का रूप दे दिया। फिर दरअसल नदियों को पहाड़ी घाटियों, समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेखक कहते हैं जिसने भी नदियों के हर रूप देखे होंगे, पहाड़ पर, समतल मैदान पर, जंगलों पर, वो उनके बारे में कहने से चुप नहीं रह सकता या उनका वर्णन करने से शांत नहीं रह। जिस प्रकार लेखक ने नदी को बेटी कहा, फिर महाकवि कालिदास ने प्रेयसी कहा, ठीक उसी प्रकार काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता का दर्जा दिया। किंतु माता बनने से पहले इन्हें हमने बेटियों के रूप में देखा, और इनको बेटियों के रूप में देखने में कोई हर्ज भी नहीं है। और थोड़ा आगे चले तो इनको हमने प्रेयसी के रूप में देखा, जो कि महाकवि कालिदास ने कहा, और फिर हमने आगे काका कालेलकर के शब्दों में इन्हें लोक माता के नाम पर देखा। अर्थात नदियों के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग दर्शन हैं, अलग अलग उनकी जो छवि है वो सभी के दिमागों में होती है। फिर एक दिन कहते हैं लेखक कि मैं तिब्बत में था, मेरा मन थोड़ा अशांत था, तो वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? वो सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं और पानी में पैर डालकर बैठते हैं। वो कहते हैं उस समय मुझे इतनी शांति मिलती है, जो मेरा मन बेचैन होता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, मेरे दिमाग की अशांति खत्म हो जाती है, और उस समय जब मैं शांत हो जाता हूँ तो मेरे मन में सहसा ही एक कविता आ जाती है, जो कि मैं गुनगुनाने लगता हूँ। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय,
प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप तुम्हारी, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो जब शांत हुआ लेखक का मन, तो उसने ये कविता का वाचन किया और फिर सुखद तरीके से अपनी उस दोपहर को काटे। तो यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त होता है, हिमालय की बेटियां। थैंक यू सो मच। अब हम चैप्टर के अभ्यासकार को समझ लेते हैं। हिमालय की बेटियां चैप्टर में लेख से पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो मैंने पहले ही बताया, लेखक नागार्जुन ने जो चैप्टर लिखा है उसमें उन्होंने बेटियों के रूप में देखा नदियों को, और प्रेयसी के रूप में देखा और बहन के रूप में देखा। तो वही उत्तर यहाँ लिखना है। लेखक नागार्जुन नदियों को बेटियों के रूप में, प्रेयसी के रूप में तथा बहन के रूप में देखते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र के लिए कहा गया है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र को हिमालय की बेटियां कहा तो गया है, परंतु लेखक ने इन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं माना है। लेखक इन्हें हिमालय के पिघले हुए दिल से एकत्रित मान रहे हैं या मानते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। तो इसका उत्तर होगा, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है क्योंकि नदियाँ जीवनदायिनी होती हैं। सबसे पहले मानव ने नदियों के किनारे ही जीवन शुरू किया था। आज के युग में बिजली भी नदियों से ही प्राप्त होती है, अर्थात नदियाँ माँ की तरह हमारी मदद करती हैं। फिर प्रश्न चौथा था, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने वन, उपवन, हरी भरी घाटियाँ, समतल मैदान, पहाड़ों आदि की प्रशंसा की है। फिर लेख से आगे का हम एक प्रश्न करेंगे, जो प्रश्न नंबर पहला ही है। नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। इन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। तो रामधारी सिंह दिनकर की यहाँ मैंने एक कविता ली है। मधु यामिनी अंचल आटे में सोई थी, बालिका जुही उमंग भरी, विधुरंजित ओस कणों से भरी थी, बिछी वन स्वान सी दूब हरी। रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविता में नदी के धरती पर उतरने का वर्णन कर रहे हैं, और नागार्जुन ने अपनी कविता में हिमालय पर नदियों के बचपन का वर्णन किया है। तो ये था रामधारी सिंह दिनकर और नागार्जुन की कविता में अंतर। अनुमान और कल्पना का हम एक प्रश्न करेंगे कि नदियों से होने वाले लाभ। तो नदियों से होने वाले लाभ बहुत सारे हैं, जिनमें से मैंने 5 आपको यहाँ लिखाए हैं। मानव ने पहले नदियों के किनारे जीवन शुरू किया, नदी से खेती करने में मदद मिलती है, सिंचाई के साधन सरल हो गए, नदियों से नहरें निकली गईं, जिससे पानी की समस्या खत्म हुई, नदी के पानी से बिजली बनाई जाती है। तो यहाँ हमारे चैप्टर का अभ्यास कार्य समाप्त होता है।